आम के पेड़ का जादुई आम। ये कहानी रामलाल और उसकी पत्नी शांति की है। रामलाल और शांति बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन बहुत गरीब भी थे। उनके गांव में एक भयंकर बीमारी आ जाती है, जिसकी चपेट में उनकी 7 साल की बेटी रिंकी आ जाती है। उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, उसको बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। तब दुखी होकर शांति अपने पति से बोलती है, ए जी, अब हम क्या करेंगे? अपनी बेटी को बचाने के लिए हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी हमने सब लगा दी, लेकिन फिर भी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुई। कैसे अपनी बच्ची को बचाऊंगी मैं? शांति, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं खुद दिन रात यही सोचता रहता हूं कि आखिर मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊंगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज शहर में करवा पाएं। यहाँ पर महामारी के कारण कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। अजी सुनिए, मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आ रही है। यहाँ पर कोई काम तो है नहीं जिसे हम कर सके, और अगर काम नहीं करेंगे तो अपनी बेटी को कैसे बचा पाएंगे? तो क्यों ना हम शहर चले, वहीं पर कोई काम धंधा ढूंढकर पैसे कमा लेंगे और अपनी बेटी का इलाज भी करवा लेंगे। शहर में मेरी बच्चे का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। कह तो तुम सही रही हो शांति, लेकिन शहर में हम रहेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। हम खाएंगे पिएंगे क्या और कहाँ रहेंगे, ये सोचा है? इतना आसान नहीं है शहर में रहना। आप इन सब चीजों की चिंता छोड़ दीजिए, देखिएगा कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। जब भगवान ने राह दिखाई है तो उस राह पर चलने का उपाय भी वही बताएगा। अब मेरा इस गांव में बिल्कुल मन नहीं लगता। रामलाल शांति की बात मान लेता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों पैदल पैदल चल रहे थे। रिंकी की तबीयत खराब थी, इसलिए कभी कभी उसका पिता उसे गोदी उठा ले रहा था। चलते चलते वो तीनों बहुत थक जाते हैं, तो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब रामलाल कहता है, शांति, बहुत भूख लगी है। सुबह तुमने जो खाना बनाया था वो खाना साथ में लाई हो ना? अगर लाई हो तो दे दो, पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ जी, मैं लाई हूँ, रुकिए अभी आपको खाना निकाल कर देती हूँ। आपके साथ साथ थोड़ा सा रिंकी भी खा लेगी। उसके बाद तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रामलाल को प्यास लगने लगती है, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है, शांति, प्यास लग रही है, जरा 2 घुट पानी भी पिला ही दो। अजी, पानी तो बहुत कम बचा है और अभी तक हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया। पानी बिल्कुल खत्म होने को है। रिंकी को भी पानी चाहिए होगा और हमें भी प्यास लगी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जंगल में तो कहीं पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वो दोनों इस तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी बुजुर्ग महिला के कराहने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत दुख में हो। शांति, तुम्हें किसी के कराहने की आवाज आ रही है क्या? जैसे कोई बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में हो। आ तो रही है जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रही है। आखिर इस जंगल में इतना दुखी कौन है? क्योंकि दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे ही हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि आवाज आ कहाँ से रही है। तब वहाँ मौजूद आम के पेड़ में से आवाज आती है, अरे बेटा, मैं आम का पेड़ बोल रही हूँ। मैं वृक्ष रानी हूँ। मैं इस जंगल की सबसे पुरानी पेड़ हूँ, इसलिए मुझे इस जंगल की रानी घोषित कर दिया गया है। बहुत लंबे समय से पानी ना मिलने के कारण मैं बहुत प्यासी हूँ। मेरे तने भी सूखे जा रहे हैं। 2 घुट पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। काफी समय से वर्षा भी नहीं हुई है। पेड़ की आवाज सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। शांति कहती है, अजी, ये तो आम के पेड़ से आवाज आ रही है। लगता है इन्हें बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन हमारे पास तो बहुत कम पानी है। वो पानी हमारे पीने के लिए भी बहुत कम है। ऐसे में हम पेड़ को पानी कैसे पिलाए? ये तो तुम सही कह रही हो शांति, लेकिन ये सोचो कि जब हम इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो ये पेड़ पौधे कैसे रह रहे होंगे? हम तो अभी आगे जाकर अपने लिए पानी की कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे जाने के बाद कोई इस पेड़ के पास आएगा भी कि नहीं। इस पेड़ को पानी मिलेगा भी या नहीं। हम सारा पानी इस आम के पेड़ को ही पिला देते हैं। उसके बाद रामलाल और शांति मिलकर उनके पास जो भी पानी था सारा उस पेड़ में डाल देते हैं। पानी पीकर आम के पेड़ को बहुत संतुष्टि मिलती है। वो खुश होकर बोलती है,
बेटा, तुम दोनों ने मुझ बुजुर्ग पेड़ की प्यास बुझाई है। उसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देना चाहती हूँ। उस आम के गुठली को तुम अपने आंगन में दबा देना। एक दिन में ही वो गुठली एक पेड़ का रूप ले लेगी और वो एक जादुई आम का पेड़ होगा। उस पेड़ से जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम बोल देना, वो पेड़ तुम्हें सब कुछ देगा। वो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्ष रानी, लेकिन हमने आपकी सेवा किसी लालच में आकर नहीं की है। आपको प्यास लगी थी इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरे पास पानी भी नहीं था। तेरी बेटी भी इतनी ज्यादा बीमार है, आगे चलकर उसे भी पानी की बहुत जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी तूने मुझे पानी पिलाया। तुम दोनों पति पत्नी पेड़ पौधे की इतनी परवाह करते हो, मैं तुम्हें उसी का फल दे रही हूँ। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तथास्तु। इतना बोलकर वृक्ष रानी चुप हो जाती है। तब रामलाल पेड़ से एक आम तोड़ लेता है और उस आम को अपने साथ शहर ले जाता है। वो दोनों पति पत्नी मिलकर शहर में अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं और उसी झोपड़ी के आगे आम की गुठली को दबा देते हैं। अगले ही दिन वो गुठली एक बहुत विशाल आम के पेड़ का आकार ले लेती है, जिसे देखकर शांति बहुत खुश होती है। अजी देखिए, जैसे उस आम के पेड़ ने कहा था वैसे ही हमारे आंगन में एक बहुत विशाल आम का पेड़ उग गया है। क्या सच में ये कोई जादुई पेड़ है? वो सब मुझे नहीं पता शांति, मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे बहुत सारे पैसे कमाकर उनका इलाज करवाना है। रामलाल के कहने पर आम के पेड़ से पैसों की बारिश होने लगी। रामलाल और शांति ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अजी, मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये आम का पेड़ तो सच में एक जादुई आम का पेड़ है। देखिए, ये हमारे लिए पैसों की बारिश कर रहा है। रामलाल पैसे लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। ये देखकर रामलाल बहुत हैरान हो जाता है कि रिंकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो घर के अंदर खेल रही थी। पापा, मम्मी देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। जी, हो ना हो, ये सब हमारे जादुई आम के पेड़ ने किया है। हमारी एक छोटी सी नेकी के कारण आज हमारी पूरी किस्मत ही पलट गई। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शांति और रामलाल ने जादुई आम के पेड़ से अपने लिए एक घर मांगा। तभी उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर बन गया। अगले दिन रामलाल ने अपने लिए एक नौकरी मांगी तो उसे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। उस परिवार का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगा। तब एक दिन रामलाल शांति से कहता है, शांति, हमारे जादुई आम के पेड़ ने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक बात याद रखना, हमें कभी भी लालच नहीं करना और पेड़ से सिर्फ जरूरत की चीजें ही मांगनी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जी, मैं कभी भी भगवान के इस आशीर्वाद का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जो भी जरूरतमंद लोग हुआ करेंगे हम उनकी भी मदद करें। फिर रामलाल और शांति ऐसा ही करते हैं। जादुई आम के पेड़ की मदद से वो लोगों की मदद करने लगे और कभी उनके अंदर लालच नहीं आया। इस तरह जंगल में मिली वृक्ष रानी के दिए जादुई आम की वजह से उनका जीवन संवर गया। एक समय की बात है, ज्योति भोपाल नाम के एक छोटे शहर में रहा करती थी। ज्योति बहुत गरीब थी क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसकी माँ मंडी में सब्जियां बेचकर ज्योति का और अपना गुजारा चलाया करती थी। ज्योति की माँ सुगंधा सब्जियां बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि वो ज्योति को एक अच्छा जीवन दे सके। इसलिए वो जैसे तैसे पैसे बचाकर उसे अच्छे स्कूल भी भेजा करती थी। ज्योति समझदार थी और अपनी माँ की हालत समझती थी, इसलिए वो भी कभी अपनी माँ से फालतू की जिद नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ ज्योति? मैं देख रही हूँ जब से तू स्कूल से आई है तब से किसी सोच में पड़ी है। माँ, कल प्रेरणा का बर्थडे है। उसने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है। आप तो जानती हैं वो बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ उसके घर पर सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, पर मेरे पास तो एक भी ढंग की फ्रॉक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल कैसे वहाँ जाऊँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला सकती हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची,
तू तो जानती ही है मैं जो कमाती हूँ वो सब इस घर और स्कूल की फीस में निकल जाता है। मेरे पास तो जोड़ने के लिए भी एक पैसा तक नहीं बचता। पर तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लूंगी और एक दिन तुझे तेरी पसंदीदा फ्रॉक दिला दूंगी। लेकिन कल के लिए तू अपने पहले वाले कपड़े ही पहनकर चली जा। ज्योति कुछ नहीं कहती और अगले दिन अपने पुराने कपड़े पहनकर प्रेरणा के बर्थडे पार्टी में चली जाती है। जब प्रेरणा की सहेलियां ज्योति को पुराने कपड़ों में देखती हैं, तो वो उसका मजाक बनाने लग जाती हैं। अरे प्रेरणा, तूने इस फटीचर ज्योति को भी अपने बर्थडे में बुला लिया। देख कैसी भिखारी जैसे बनकर आई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, ऊपर से ऐसी हालत में यहाँ आ गई और यहाँ का माहौल भी खराब कर दिया। सच में प्रेरणा, आखिर तुमने इस ज्योति को यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, तुम दोनों तो जानती हो मुझे स्कूल का काम या होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज्योति को ये सब करने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है ताकि ये मेरा होमवर्क और बाकी काम कर सके। और इसी वजह से दया खाकर मैंने इसे आज अपने बर्थडे पर बुलाया है, वरना इस जैसे गरीब लोग तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। प्रेरणा, जब तुम मेरी दोस्त बनने आई थी तो मुझे लगा था कि तुम बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर दिल है और एक इंसान को परखने की क्षमता है, पर मैं गलत थी। तुम तो मुझे अपना पालतू जानवर बनाने आई थी, जिससे तुम जब चाहो काम करवा सको। सच में तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। ऐसा कहकर ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाती है। ज्योति को ऐसे रोते हुए देखकर सुगंधा पूछती है, क्या हो गया बेटा, तू तो बर्थडे पार्टी में गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई और ऐसे रो क्यों रही है? ज्योति अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आखिर हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अमीर लोग हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता? क्या हमारे अंदर जज्बात नहीं होते? और ये तो फिर भी इंसान है। आखिर भगवान हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करता? क्यों वो हम गरीबों को हमेशा तकलीफ में रखता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब कुछ देखता है और समय आने पर अपना कमाल भी दिखाता है। तो चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ज्योति अपनी माँ की बात मानकर शांत हो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तभी दो छोटे छोटे गरीब बच्चे प्रेरणा और उसकी सहेलियों के पास आते हैं। दीदी हमें खाने के लिए कुछ दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि हमने जिससे खाना मांगा उसने हमें मार पीट कर भगा दिया। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे भिखारियों को स्कूल के बाहर बैठने की परमिशन किसने दी? मुझे स्कूल के अथॉरिटी से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसे बच्चों को यहाँ आसपास भटकने ना दे। चलो निकलो यहाँ से। प्रेरणा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बेचारे दो छोटे बच्चे तुमसे खाना मांग रहे हैं और तुम इन्हें अपना भाषण सुना रही हो। तुम तो इतनी अमीर हो, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रही हो। अगर तुम इन्हें कुछ दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बच्चों, ये लो, मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं, तुम इनसे कुछ खरीद कर खा लेना। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखो, एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद कर रहा है। ज्योति ये सब सुनती तो है, पर वो प्रेरणा की सहेलियों की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर आने लगती है। प्रेरणा और ज्योति के घर का रास्ता एक ही सड़क से होकर गुजरता था, इसलिए दोनों को एक साथ आना पड़ता था। वो दोनों घर आ ही रही होती हैं कि तभी ज्योति की नजर जमीन पर घायल पड़े एक कुत्ते पर जाती है। उस कुत्ते की पीठ पर बहुत बड़ा जख्म था और उस जख्म के आसपास मक्खियां भिनक रही थीं। हे भगवान, ये बेचारा कुत्ता कितनी तकलीफ में है। लगता है कोई गाड़ी वाला इसके ऊपर से गाड़ी चलाकर चला गया है, तभी इसे इतनी चोट आई है। मुझे इसे पास के पशु चिकित्सालय में पहुंचाना होगा, नहीं तो ये यहाँ पड़े पड़े ही मर जाएगा। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेती है, जिसे देखकर प्रेरणा कहती है, ज्योति, ये तुम क्या कर रही हो? ये कुत्ता कितना गंदा है, इसके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही है और इसमें से बदबू भी आ रही है। उसके बावजूद भी तुमने इस कुत्ते को गोद में उठा लिया। शायद तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती।
और ये बेचारा तो बहुत तकलीफ में है। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी वो कुत्ता एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाता है। सच में ज्योति, जैसा मुझे रानी परी ने बताया था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तारा परी हूँ। मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हें 3 जादुई फ्रॉक की नदी के पास लाने के लिए भेजा था, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। सच में तुम मेरी परीक्षा में अव्वल आई हो। तुम्हारे अंदर दया भावना कूट कूट कर भरी है। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आओ, मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास ले चलूं। अरे, इस जादुई 3 फ्रॉक की नदी के बारे में तो मैंने भी सुना है। यहाँ जाकर तो लोग अमीर हो जाती है। मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। ये सोचकर प्रेरणा ज्योति को इशारा करती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। इसलिए ज्योति परी से कहती है, परी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी सहेली प्रेरणा को भी वहाँ ले चलें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान रखना। अगर वहाँ पर किसी ने भी किसी भी तरह का लालच किया तो वो उस पर भारी पड़ जाएगा। इसके बाद परी ज्योति और प्रेरणा को लेकर जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास पहुँच जाती है। ज्योति, ये जादुई 3 फ्रॉक की नदी है। इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदी को रानी परी ने बनाया है और रानी परी ने ही तुम्हारे अच्छे कर्म देखकर तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। वो थोड़ी ही देर में यहाँ आती होगी और वो आकर तुम्हें इन तीनों नदियों के बारे में बताएगी। ठीक है तारा परी। वो लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में रानी परी वहाँ आ जाती हैं। तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं रानी परी हूँ और मैंने ही इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदियों को बनाया है। मैं तुम दोनों को एक एक करके तीनों नदियों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद तुम्हें इन तीनों नदियों में से एक नदी को चुनना होगा। इसमें से सबसे पहली नदी जादुई सोने की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इसे चुनती हो तो तुम्हें जादुई सोने की फ्रॉक मिलेगी, जिसकी मदद से तुम्हें हजारों लाखों का सोना प्राप्त हो सकता है। और ये दूसरी नदी, ये किस चीज की है? ये दूसरी नदी जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इस नदी को चुनती हो तो तुम्हें धन दौलत के साथ साथ इच्छा पूर्ति चांदी की प्राप्ति भी मिलेगी। और ये तीसरी नदी, ये किस चीज की है? ये तीसरी नदी फटे पुराने फ्रॉक की नदी है। अगर इस नदी को तुम चुनती हो तो तुम्हें इस नदी के अंदर जाकर इसके अंदर फंसे लोगों की रक्षा करनी होगी और उन्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकालना होगा। और इसके लिए तुम्हें इनाम के तौर पर केवल 5000 रुपए मिलेंगे। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन सी नदी को चुनना चाहती हो। रानी परी, मैं तीसरी नंबर की नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे उससे पहले इसका कारण बताओ। रानी परी, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसान का जन्म इंसानियत दिखाने के लिए हुआ है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा मानव होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं तीसरी नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। बहुत खूब ज्योति। ज्योति, तू सच में 1 नंबर की बेवकूफ है। अरे, तू तो पहले से ही गरीब है। तुझे तो सोने या चांदी की फ्रॉक की नदी को चुनना चाहिए था और तूने तीसरी फ्रॉक की नदी को चुना। बेवकूफ। लेकिन मैं तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ। रानी परी, मैं चांदी की नदी को चुनना चाहती हूँ ताकि मेरे पास धन दौलत भी आ जाए और एक इच्छा पूर्ति फ्रॉक भी आ जाए और मैं पहले से भी ज्यादा अमीर बन जाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही प्रेरणा चांदी की नदी की फ्रॉक में डुबकी लगाती है, उसे बहुत तेज करंट लगने लगता है और वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यहाँ दूसरी ओर जैसे ही ज्योति तीसरी नदी में डुबकी लगाती है, वैसे ही वो अत्यंत सुंदर बन जाती है। साथ ही साथ उसके पास ढेर सारी धन दौलत आ जाती है, परंतु तब भी उसका ध्यान प्रेरणा पर ही होता है। जैसे ही वो प्रेरणा की हालत देखती है तो वो रानी परी से कहती है, रानी परी, आप कृपया करके प्रेरणा को छोड़ दीजिए। उसे उस करंट के कारण तकलीफ हो रही होगी। आप चाहे तो मुझसे ये धन दौलत वापस ले लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। ज्योति की बात सुनकर रानी परी प्रेरणा को उस नदी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद प्रेरणा सीधा जाकर ज्योति के गले लग जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो ज्योति। मैं हमेशा अपने पैसों पर घमंड करती रही और गरीबों से नफरत करती रही।
यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी पैसों के तराजू में तोला, लेकिन तुम एक सच्ची दोस्त हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैंने जो किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं प्रेरणा, मेरे लिए अब भी तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद रानी परी ज्योति का ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी धन दौलत के साथ विदा करती है। उस धन दौलत की वजह से ज्योति का जीवन अब पहले से बेहतर हो जाता है, परंतु वो सारा धन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन पैसों से वो अपने जैसे और गरीब लोगों की मदद भी करती है और इस काम में अब उसका साथ प्रेरणा भी देने लगती है और इस तरह वो दोनों दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी जीने लगते हैं।